बीजेपी सिख विरोधी है। केंद्र सरकार कभी नहीं जाएगी कि पंजाब आतंकवाद के हवाले हो। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई, इतनी मात्रा में पंजाब में हथियार आना, खुलेआम बेअंत सिंह जी के हत्यारों को जेल से छुड़ाया जाए। खालिस्तान की मांग जायज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान का मतलब क्या है? आतंकवाद होता है और उसका हर कोई विरोध करता है। पहले पाकिस्तान बन गया और उसी लहजे पे आप खालिस्तान बना दे जाओ तो समस्या का समाधान तो नहीं है। हथियार लेकर के खालिस्तानी उसके नारे लगाए गए, उसका भी विदेश ने और काफ़ी लोगों ने विरोध किया है। केंद्र सरकार चाहती नहीं है जो बंदी सिंह हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली कि उनको छोड़ा जाए, चाहे वो जगतार सिंह हवारा हों, चाहे वो बाकी बंदी सिंह हों। आतंकवादी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग से आता हो और किसी भी देश का हो, इसका विरोध हमेशा से भारत करता आया है, क्योंकि उस भारत आतंकवाद का खामियाजा भुगतता रहा है और इसलिए हम यहाँ भी विरोध करते हैं और विदेशों में भी। कड़े शब्दों में मैं भी निंदा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। 84 के दंगों में काम करने वाले, कत्लेआम करने वाले वो लोग जो जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए। बॉर्डर पे फोर्स के जो ऑफिसर थे और जो सैनिक थे या पुलिस में थे वो सिख नहीं थे क्या? जिस तरीके की गतिविधियां और उनके मारपीट जिस तरीके से हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़े शब्दों में मैं भी निंदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। चंडीगढ़ एंटर करते हुए बहुत सारा टकराव, बहुत ਵੱਡਾ टकराव पैदा होया और यूपी एक पासे ते देश ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। यूपी ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद, सत श्री अकाल। एक आम चर्चा है कि बीजेपी सिख विरोधी है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा मक्कड़ जी ये कहना है कि बीजेपी सिख विरोधी नहीं है। बीजेपी सिख विरोधी होती तो आज पूरे देश के राज्यपालों के राजभवन में शुक्राना क्यों कराते हम? उनके अंदर गुरुओं के चित्र क्यों लगवाते हम? दूजी की गल है कि पंजाब विच जिस तरीके का माहौल पैदा किया है जी, और अभी एंटर करते समय मोहाली में जिस तरीके से रेडी फोर्सेस खालिस्तानी मांग करते हुए और जो सरकार बनी है तो वो एक प्रकार से उनकी समर्थक है। क्या बॉर्डर पे फोर्स के जो ऑफिसर थे और जो सैनिक थे या पुलिस में थे वो सिख नहीं थे क्या? और उनके साथ जिस तरीके की गतिविधियां और उनके मारपीट जिस तरीके से हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़े शब्दों में मैं भी निंदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लेकिन जो आप पार्टी है, जो केजरीवाल हैं, चाहे दिल्ली बिच हों चाहे पंजाब बिच हों, जो सरकार चला रहे हैं वो उनके हाथों में खेल रही है। जो विदेश में रहते हुए, कनाडा में रहते हुए जो इसको समर्थन करते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई, इतनी मात्रा में पंजाब में हथियार आना, बाकी चीज़ें होना और जिस तरीके से पंजाब का वातावरण ख़राब किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये खुलेआम बेअंत सिंह जी के हत्यारों को जेल से छुड़ाया जाए, उनको रिहा किया जाए और विभिन्न प्रकार के जो 84 के दंगों में काम करने वाले, कत्लेआम करने वाले वो लोग जो जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए। तो क्या उस आतंकवाद की तरफ ये सरकार ले जाना चाहती है? ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब ने ऐसा सोच करके आप पार्टी को वोट नहीं दिया था। आप पार्टी को वोट दिया था तो क्या केंद्र सरकार चाहती नहीं है जो बंदी सिंह हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली कि उनको छोड़ा जाए, चाहे वो जगतार सिंह हवारा हों, चाहे वो बाकी बंदी सिंह हों? केंद्र सरकार कभी नहीं जाएगी कि पंजाब आतंकवाद के हवाले हो।
केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब में वातावरण ऐसा हो कि पंजाब से हमेशा से जैसे पहले पलायन होता रहा है इसी प्रकार का पलायन होता रहे। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी। केंद्र सरकार का हिंदू सिख एकता और केंद्र सरकार का हमेशा से ये निर्णय रहा है कि पंजाब में अमन चैन शांति हो, और ये नहीं चाहते तो हम कॉरिडोर को नहीं खुलवाते। ये नहीं चाहते तो आनंदपुर साहिब में इस तरीके से प्रधानमंत्री नहीं आते। ये नहीं चाहते तो लोधी नंगल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और अरबों रुपए दे कर के पंजाबियत और पंजाब के गुरुओं का सम्मान करने का काम किया है, ये केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि पंजाब में अमन चैन शांति रहे। ये क्या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है कि जो लोग 25-25 साल 28-28 साल जेल के अंदर हैं, जिन्होंने अपनी 14-15 साल की टर्म जो जेल के अंदर पूरी कर ली, उनको बाहर निकाला जाए? ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन राइट सबके लिए काम करते हैं, लेकिन ये भी नहीं करते कि आप आतंकवाद को हमेशा से संरक्षण देते रहें और आतंकवादी गतिविधियों को अंदर रहते हुए और विदेशों में रहते हुए चलाने का काम करें। तो केंद्र सरकार इसका तो पक्षधर नहीं है। खालिस्तान की मांग जायज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान का मतलब क्या है? और खालिस्तान यदि पहले पाकिस्तान बन गया और उसी लहजे पे आप खालिस्तान बना दिया जाओ तो समस्या का समाधान तो नहीं है। आज पाकिस्तान की समस्या का क्या समाधान हुआ है? कोई समाधान नहीं है। भूखों मर रहे हैं लोग। किस तरीके से वहाँ अराजकता का माहौल है, वहाँ गृह मंत्रालय और अन्य सरकार नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग वैक्सीन नहीं ले पाए, भारत ने उसकी सहायता की। तो जिस तरीके से विदेशों में आपने देखा हो, अभी कई देशों में, छोटे छोटे देशों में भी हथियार लेकर के खालिस्तानी उसके नारे लगाए गए, उसका भी विदेश ने और काफ़ी लोगों ने विरोध किया है। और उस तरीके से हमारे ये ध्यान में रखना चाहिए कि आतंकवाद होता है और उसका हर कोई विरोध करता है। आतंकवादी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग से आता हो और किसी भी देश का हो, इसका विरोध हमेशा से भारत करता आया है, क्योंकि उस भारत आतंकवाद का खामियाजा भुगतता रहा है और इसलिए हम यहाँ भी विरोध करते हैं और विदेशों में भी। आपने अरविंद केजरीवाल पे बहुत बड़ा सवाल उठाया। यही बात कांग्रेस पंजाब के अंदर करती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल एकदम बीजेपी के जैसी है। इसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल उन वर्गों को, उन गुटों को और उन लोगों को संरक्षण देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। अरविंद केजरीवाल ने विरोध नहीं किया उसका। अरविंद केजरीवाल उन हाथों में खेलते हैं जो देश विरोधी गतिविधियां रहती हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर ही क्यों नहीं हो। दिल्ली के अंदर पीछे आप देखेंगे निजामुद्दीन के पास एक मस्जिद के अंदर ऐसे लोग पकड़े गए जिनके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे कोरोना काल के समय में। अरविंद केजरीवाल ने उनको संरक्षण देने का काम किया और इस देश के अंदर नक्सलवाद को और माओवाद को और आतंकवाद को कभी भी केजरीवाल एक स्टेटमेंट नहीं देते कि उनका विरोध करें। तो केजरीवाल पंजाब में जब आए थे शुरू में, तो उनका जो ठहरना हुआ तो वहीं से संदेश चला गया था कि केजरीवाल किस दिशा में पंजाब को ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब गुजरात में पेनिट्रेट किया, जो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे जाके अरविंद केजरीवाल ने एक शुरुआत कर दी। इस बार तो शुरुआत की थी तो वहाँ क्या मिला इनको? हमें जब जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया था उसमें गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन दिया है, अपार जन समर्थन दिया। तो वहाँ कोई दाल नहीं गली इनकी, हिमाचल में कोई दाल नहीं गली इनकी। केवल इन्होंने पंजाब के साथ जो किया, पंजाब में जिस तरीके से भ्रमित करने की कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, हम जल मुफ्त देंगे, हम खुलेआम, तो ये मुफ्त देने का, और यहाँ चंडीगढ़ में भी ऐसा ही किया था इन्होंने कि बिल्कुल मुफ्त देंगे। मुफ्त दे करके कितने दिन सरकार चलेगी और क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे? तो इस दृष्टि से इस पर
चिंतन करने की ज़रूरत है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं जनता को, एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जनता समझदार है। मुख्यमंत्री योगी का सिखों के बारे में ओपिनियन क्या है? मुख्यमंत्री योगी जी का सिखों के बारे में, सिख धर्म के बारे में और गुरुद्वारों के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में बहुत अच्छा वो है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो जितने भी पंजाब के सिख परंपरा के लोग हैं उनके कार्यक्रमों में योगी जी भाग लेते हैं और गुरुद्वारों में जाते हैं। योगी जी उनके बीच में जाकर के उनको जितना सहयोग हो सकता है सरकार का उतना सहयोग करते हैं। और योगी जी की डिमांड पंजाब में भी है और वहाँ भी है, गुजरात में भी है, जहाँ जहाँ जाएंगे। पंजाब में है डिमांड पंजाब योगी में जी भी की आपको? तो योगी जी जब आते हैं, जब भी जाते हैं, यहाँ से मांग होती है कि योगी जी को भी पंजाब में इलेक्शन टाइम में लाया जाए। तो कभी ये प्लान है क्या योगी आदित्यनाथ पंजाब का कुछ विजन, या पंजाब आएंगे वो? योगी आदित्यनाथ जी पंजाब के विजन में जो बॉर्डर का मामला है जी, जो पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर है, गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। मेरी 2-3 बार जब मैं पंजाब में संगठन मंत्री भी रहा तब चर्चा होती थी तो बार बार वो इंगित करते थे तरन तारण का क्या हाल है, अमृतसर में क्या कहना है लोगों का, इधर फाजिलका, अबोहर और फिरोजपुर का बॉर्डर लगता है। तो उन्होंने कई बार इस पर चर्चा की है कि पंजाब सुरक्षित रहे और पंजाब में अमन चैन शांति रहे। और पंजाब की जो गुरु परंपरा है, जो पुरानी संस्कृति है, ये हमेशा से धर्म के साथ धार्मिक दृष्टि से ये बनी रहनी चाहिए क्योंकि उनके प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था है। तो योगी आदित्यनाथ के अंदर मैंने ऐसा भाव देखा। और आपका ओपिनियन क्या रहा? आप संगठन मंत्री रहे पंजाब के, ड्रग्स और जितना उधर से जो हथियार आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मेरा ओपिनियन ये रहा कि पंजाब की हमेशा जब से राजनीति चली है, यानी पंजाब का जब से निर्माण हुआ है जी, तो पंजाब के अंदर पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए एक छोटी रेखा को दबाने के लिए बड़ी रेखा खड़ी करना और पंजाब के अंदर हिंदू सिख एकता के बारे में कैसे वैमनस्य पैदा किया जा सकता है और किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये नेता इस तरीके से सोचते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जब से पंजाब का निर्माण हुआ तो केसधारी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन केसधारी मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कांग्रेस का शासनकाल रहा। तो कांग्रेस ने पंजाब के लिए जो करना चाहिए था वो जितना मोदी जी ने किया, आप 40 सालों का या पंजाब का जब से निर्माण हुआ है तब से इतिहास और पीछे 14 से लेकर के आज तक है, जरा कंपैरिजन करिए कि मोदी जी ने केंद्र से कितना किया और पंजाब में रहते हुए पंजाब के कोई भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं या पंजाब में कांग्रेस की शासन रहा है, उन्होंने क्या किया। हमारा जब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी रहा जी, तो उस गठबंधन के समय में जितना खुलेआम केंद्र ने सहायता की है वो सुखबीर बादल भी जानते हैं और वो प्रकाश सिंह बादल भी जानते हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी जानते हैं और अन्य पंजाब के नेतृत्व भी जानता है। तो इतना बड़ा खुल करके मेरा पंजाब के बारे में है कि पंजाब का कांग्रेस के हाथ में, कैप्टन साहब के हाथ में भी रहते हुए जो ड्रग नशे का है ये खत्म होना चाहिए, नहीं किया। वही कैप्टन साहब आज आपके साथ है। हथियारों का आना जाना वो खत्म होना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद जितना जो कुछ भी हो सकता, अब कैप्टन साहब हमारे साथ आए, लेकिन कैप्टन साहब रहते हुए जो जिस तरीके से होना चाहिए था उनको लगा कि कांग्रेस में तो कर नहीं पाए। और भारतीय कैप्टन साहब पहले से भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही समस्याओं का समाधान करती है, विशेषकर नरेंद्र मोदी। तो इसलिए उनको लगा कि यदि हो सकता है तो कम से कम जिधर कांग्रेस ले जाना चाहती थी उधर न जा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ और केंद्र से इसका पंजाब का भला हो सकता है। मुझे ऐसा ये गठबंधन दोबारा पॉसिबल है अकाली दल और बीजेपी का? अभी तो कोई पॉसिबल लगता नहीं।
तो क्या बीजेपी इस विजन में है कि इस बार अकेले अपने दम पे पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? निश्चित तौर पर 24 के उसमें देखना आप, जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें विजय प्राप्त करेगी। कितनी सीट पे? मुझे लगता है कि 13 की 13 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी उसमें जीतने में सक्षम पंजाब का रहेगी। सिख जो है वो बीजेपी को वोट करेगा? हाँ, पंजाब का सिख बीजेपी को वोट करेगा? आपने जिस तरीके से देखा हो अभी कि कितना सिख समुदाय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है और जिस तरीके से आया है, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिख समुदाय चाहता है। आप देखिए, हमारे आप उठा करके देते 33 जिले हमने बनाए हैं संगठन की दृष्टि से, उसमें से 22 जिलों में जिला प्रधान हमने उस समुदाय से रखे हैं जो केसधारी हैं। और जिस तरीके से प्रदेश की टीम हमें देखेंगे, हमने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष केसधारी बनाया है और महामंत्रियों में और बाकी जो भी उसमें प्राथमिकता दी है। और केंद्र के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के में हमारे उस समुदाय के जो केसधारी भी हैं और वैसे भी हैं जिनको हम जो प्रभाव रखते हैं, वो ज़्यादातर प्राथमिकता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उनको मिली है। तो उस दृष्टि से हिंदू को कभी पंजाब का सीएम देखते हैं? देखो, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस चक्कर में पड़ेंगे तो कई जगह पे क्या आप सोच सकते थे कि खट्टर जी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या कभी सोच सकते थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल से लेकर के और त्रिपुरा से लेकर के असम से लेकर के जहाँ जहाँ हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं, जो जैसे जाखड़ साहब अब बीजेपी में हैं, तो वो कांग्रेस इसीलिए छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉमिस किया, बाद में मुझे इसीलिए बलिदानी देनी पड़ी क्योंकि मैं हिंदू था। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विचार नहीं कर सकता, सर्वदलीय पार्टी है, सर्वस्पर्शी पार्टी है, सभी वर्गों में सभी क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप कभी सोच सकते हैं, हमने राज्यपाल जो है ना उत्तराखंड के केसधारी बनाए हैं जो सेना से आए। हम कई जगह पे गवर्नर, कभी जगह पे मुख्यमंत्री, कई जगह पे जिस समाज के चाहिए और जैसे सबको न्याय चलने चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास लेते हुए। राम मंदिर बनने के मायने क्या है योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए? राम मंदिर जो विषय है ना जी, आपने मक्कड़ जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राम मंदिर भारत की आस्था का विषय है। राम मंदिर हमारे देश की संस्कृति का विषय है। राम मंदिर सनातन परंपरा का विषय है। राम मंदिर एक राष्ट्रवादी शक्तियों का विषय है। और राम मंदिर क्या गलत है, क्या अच्छा है, ये बताने का, क्योंकि राम का चरित्र भारत के लिए आदर्श का चरित्र है। आप देखो होगा कि बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसका नामकरण किया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि राम और सीता या इनके आधार पर बालक बालिका है तो उस तरीके का नाम रखा जाए। और आपने देखा होगा कि जब वो अपना जीवन का अंत पूरा करता है और जब शमशान घाट पे 4 लोग लेकर के जाते हैं तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलने में ही गति है, ऐसा उच्चारण करते हैं। तो राम हमारी आस्था का विषय है, राम हमारी प्रेरणा का विषय है, राम हमारे देश की उसका विषय है। लेकिन क्या करते हैं, अब राम के बारे में जो राम मंदिर बन रहा है ये वर्षों से पुराना चला आ रहा है। तो हमारे मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पालमपुर में, तो ये प्रस्ताव पारित किया था भारतीय जनता पार्टी की बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी के में कि हम राम मंदिर में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और राम का जो अयोध्या है जहाँ पर जन्म लिया है वहाँ मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि बाबर ने आकर के उस मंदिर को ध्वस्त करके उसी के मलबे से वहाँ गुम्बद बना दिया, बाबरी ढांचा बना दिया। वो ढांचा ध्वस्त हुआ और आप कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके का भव्य राम मंदिर बन रहा है कि 60% काम पूरा हो गया। और 60% काम पूरा हो गया और मुझे लगता है कि 2024 से पहले रामलला
अपने भवन में पहुंच जाएंगे, अपने जहां स्थान है गर्भगृह का उसमें प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज रामचरितमानस पे सवाल उठ रहे हैं, आज सपा के अध्यक्ष सवाल उठाते हैं, वो तुलसीदास जी पे सवाल उठाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम सहिष्णु हैं और उसके आधार पर उसका दुरुपयोग किया जाता है। उस पर सवाल उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस पे सवाल खड़ा किया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को या तो भगवान ने बुद्धि का हरण कर लिया है या उनको इस तरीके का नहीं है कि ये वक्तव्य देना चाहिए। और दुर्भाग्य क्या है कि समाजवादी पार्टी आज तक तय नहीं कर पाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं या समाजवादी पार्टी के विचार हैं। तुच्छ राजनीति के लिए, वोट बैंक की दृष्टि से उनको लग रहा है कि इसी माध्यम को राम का विरोध करके और हमें वोट मिल सकता है क्या। तो राम का विरोध करके, और वो भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गाना तो ये चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वो दूसरी बार आ गए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कितने दिन टिकेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं या तुलसीदास जी पर टिप्पणी कर रहे हैं या जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के पेट में लात मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनको ही वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने उसको पुरस्कृत किया है और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया है। लेकिन ऐसे को राष्ट्रीय महामंत्री बना करके वो क्या प्रेरणा दे पाएंगे और क्या वोट बैंक बना पाएंगे, यह स्पष्ट करना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि स्वामी प्रसाद मौर्य राम के ऊपर और रामचरितमानस के ऊपर और तुलसीदास जी के ऊपर उनके व्यक्तिगत विचार हैं या समाजवादी पार्टी के ये विचार हैं। दिनेश जी, आखिरी सवाल है मेरा, राहुल गांधी से डर लगता है क्या बीजेपी को? राहुल गांधी से कोई डर नहीं है। राहुल गांधी जब लोकसभा में बोलते हैं, कल उन्होंने भारत जोड़ो की बात की, उन्होंने पूरा अपना बताया कि कैसे पूरे भारत में वो गए 3000 किलोमीटर, और लोग तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, बुरा हाल है, और वो लोग चाहते हैं कि अब मोदी शासन जो है वो खत्म हो जाए। देखो, राहुल जी के बारे में आपने प्रश्न किया है। राहुल जी दुर्भाग्य से एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए। उनका जो चेहरा है वो राजनीतिक चेहरा नहीं है। उनका जो एक्टिविटीज़ करने का है वो राजनीति के प्रति गंभीरता नहीं है। जो राहुल जी बोलते हैं उसकी भी गंभीरता वहाँ दिखाई नहीं देती। अभी भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में मैं किसी पत्रकारों से ही बात कर रहा था कि ये कैसे दिमाग में सूझा, तो किसी ने कहा कि जी उनको ये बताया गया, किसी राजनीतिक जो ज्योतिषी होते हैं, कि आप ज़मीन से नहीं जुड़े, जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। तो उनको सुझाव दिया कि आप उत्तर से दक्षिण यात्रा करिए। अब यात्रा में किस तरीके के उनके वीडियो आते रहे, किस तरीके से उन्होंने समाज को समझाने के, किस तरीके से भाषणबाजी की, वो पूरा देश जानता है। और किस तरीके से भारत को जोड़ने की, भारत कोई टूटा हुआ है, 370 वापस लेके आएंगे। हाँ, कश्मीर में कहा उन्होंने 370 वापस लेके आएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो एक 370 वापस नहीं लाना चाहते। वहाँ वो उन लोगों को लाना चाहते हैं जो आतंकवाद की झोंक रहे थे। आतंकवाद के पाले में जिस कश्मीर को झोंक रहे थे, आप अखबार लेकर के पढ़ते थे, सुबह से प्रारंभ होता थे, इतने लोग मार दिए, इतने सैनिक मार दिए, इतने उसमें अटैक हो गया, इतने वहाँ के मुसलमान परिवारों में आतंकवादियों ने हमला कर लिया, बहन बेटी के साथ अत्याचार किया। 370 लाने का मतलब आप उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, जो आज शांति बनी हुई है। जिस तिरंगे को लेकर के लाल चौक में बहन और भाई और भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक पे फहरा रहे हैं, वो कांग्रेस के शासन में हमारे मुरली मनोहर जोशी जी ने भी फहराया था, नरेंद्र मोदी जी साथ थे उनके रथ को हाँकने वाले। आप देखिए उस समय में हमने कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और इस आधार से नारा देते हुए हमने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था, जबकि उसमें आतंकवाद था। आज 14 से मोदी सरकार आ गई तो आज स्थिति जम्मू कश्मीर की और श्रीनगर की ऐसी हो गई कि आज राहुल गांधी जाकर के स्वयं वहाँ तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या तीर मार दिया।
और आज इतनी सुरक्षा देने का काम और इतना शांत प्रिय देने का काम कि हर घर में तिरंगा फहराने का काम मोदी सरकार ने वहाँ पहुँचाया है। तो आज हर पंचायत में हर प्रधान वहाँ तिरंगा फहराता है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक जो शासन चला, उसमें आतंकवाद को घर घर बोने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से मिलकर के किया, कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिलकर के किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री होते हुए भी किया। आतंकवादियों के साथ कैसा समझौता किया, अपनी बेटी के चक्कर में कैसा समझौता किया। आप यदि गहराई पे जाते हैं तो आज बहन भाई वहां बर्फ के गोले से खेल भी खेल सकते हैं, श्रीनगर में तिरंगा भी फहरा सकते हैं और वहां। लेकिन उससे पहले कांग्रेस शासन में क्या किया था, आज मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर और परिवर्तन लाया है और हमारी सरकार ने परिवर्तन लाया है, तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। ये देश के लिए नहीं, पूरे देश विश्व के लिए जाता है। और आज उस समय भी जब कांग्रेस का शासन था तो विश्व में क्या छवि भारत की थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस समय की छवि और आज की छवि देखिए कि आज G20 का सदस्य बनना मुश्किल होता था, आज भारत है। ये राहुल गांधी जी को ध्यान में आना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता करने वाला ये भारत है, मोदी जी की सरकार में है। मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से आज पाकिस्तान अलग थलग आतंकवाद के ऊपर पड़ा है, नहीं तो आए दिन जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करता था। भाड़े के अमेरिका के भी आतंकवादी वहाँ आकर के डिस्टर्ब करते थे। आज अमेरिका और अन्य देश आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान को अलग थलग करने पर तुले हैं, तो ये हमारी सरकार की वजह है। तो ये भी बोलना चाहिए, अच्छी बातें भी राहुल गांधी को इस सरकार की बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी संसद में क्या बोलते हैं या उनको भी पता नहीं, कि वो कह जाते हैं बाद में फिर उसका पछतावा होता है। व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते हैं आपको? छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत रूप से सीधे साधे हैं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उनको अपने उसमें आना चाहिए। अब इतनी बड़ी आयु हो गई, मुझे लगता है कि परिवार भी बसाना चाहिए था और बाकी आगे भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा कि कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अब देश में मिलेगी कि विदेश में मिलेगी तो वो तो वही जानते हैं। अब जल्दी मिलनी चाहिए, हम उनके जीवन को अच्छा चले और परिवार की दृष्टि से शुभकामनाएं देते हैं। मुझे लगता है कि यदि राहुल गांधी जी की जगह पर और कोई नेता कांग्रेस में यदि वो करता तो आज कांग्रेस कहीं से कहीं होती। उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस के गढ़ रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री दिए हुए वो मुख्यमंत्री दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व ऐसा ऊपर से नहीं आया जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जिस तरीके से वो आगे बढ़े। हम राहुल गांधी जी के उज्जवल भविष्य की तो कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस का उज्जवल भविष्य बने, इसलिए सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को किसी और के हाथ में नेतृत्व दे करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें खड़गे कितने सफल होता है मुझे नहीं लगता है, वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सब आप ले कर रही गए, है, सारी कांग्रेस तो आपके पास चली गई। हमारे पास है तो वो भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं अपने अपना। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार। इस पेशकश से इजाजत दो। धन्यवाद।